हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 7 नवंबर का करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले एक बार कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत की पहली ई संस्थान केंद्र और वर्चुअल कोर्ट किस शहर में शुरू किया गया है। तो ये नागपुर शहर में शुरू किया गया है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि सतीश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी थे। तो बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी बन चुके थे एक बार और वो समाजवादी भी थे। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने अंतर सांसदीय संघ यानी कि आईपीयू इंटर पैरामिलिट्री यूनियन के अध्यक्ष पद के रूप में चुना गया है। तो ये जो जीता है क्यूरोतो पैचकोन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि मिशन सागर 2 के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज का क्या नाम है जो सूडान में 100 टन खाद्य की सहायता के साथ जो है पहुंच गया है। ठीक है। तो जो भारतीय नौसेना जहाज यानी कि इंडियन नेवी शिप का जो नाम है वो है एरावत, जो कि सूडान में 100 टन खाद्य सहायता के साथ पहुंच गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि गंगा उत्सव 2020 का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन यानी कि एनएमसीजी ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर किया है और इस वक्त जल शक्ति के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है। तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य ने हाल ही में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ठीक है, यानी सीओई की आधारशिला रखी है। तो ये असम राज्य ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के राजनेता का क्या नाम है जिन्हें न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय की भी महिला बनकर इतिहास जो है रचा है। ठीक है। तो इनका नाम जो है प्रियंका राधाकृष्ण है, जो पहली भारतीय की भी महिला है जो न्यूजीलैंड में मंत्री के पद पर जो है आई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि बंगाल की खाड़ी में 4 दिवसीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है इस देश के नौसैनिक अभ्यास में शामिल नहीं था। ठीक है। तो जो ऑप्शन थे हमारे दोस्तों वो इंडिया था, जापान था, यूएस था, ऑस्ट्रेलिया था और फ्रांस था। ठीक है। तो जो मालाबार अभ्यास था ये सन 1992 में सबसे पहले भारत और यूएस के बीच में शुरू हुआ था और सन 2015 में जापान को भी इस अभ्यास में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। और सन 2020 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करने के लिए आमंत्रित किया था, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक है। तो अब जो है मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है वो भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है सन 2020 में। ठीक है। और आखिरी प्रश्न था कि किस वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो वो है मैरन सैमुअल्स। ठीक है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की, भारतीय वायुसेना को 4 नवंबर 2020 को राफेल जेट विमान का दूसरा बैच जो है मिला है। अब भारतीय वायुसेना में कितने राफेल जेट हो गए हैं, यानी कि भारतीय वायुसेना में कुल राफेल जेट की संख्या जो है कितनी हो गई है। ठीक है। तो इस दूसरे बैच के साथ ही साथ भारत में जो है राफेल जेट की जो संख्या है वो कुल मिलाकर के 8 हो गई है। ठीक है। पहले बैच में राफेल जेट जो आया थे वो 5 राफेल जेट आया था और जो दूसरा बैच अभी आया है 4 नवंबर को उसमें 3 राफेल जेट की डिलीवरी हुई है। ठीक, टोटल मिला के हमारे पास हो गए हैं अब 8। ठीक है। तो भारतीय वायुसेना को 3 राफेल विमानों का दूसरा बैच जो है प्राप्त हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भारतीय वायुसेना के 8 राफेल जेट्स ला रहा है। ठीक है। फ्रांस ने नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद 4 राफेल जेट का दूसरा बैच 4 नवंबर 2020 को गुजरात के जामनगर में उतरा। ठीक है। इससे पहले 5 राफेल जेट विमान का पहला जत्था जो है 28 जुलाई को भारत आया था और उन्हें 10 सितंबर को आधारित तौर पर हरियाणा के अंबाला एयरबेस में वायुसेना में शामिल जो है किया गया था। ठीक है। दूसरे बैच के आगमन के साथ आईएएफ के पास कुल जो है 8 राफेल लड़ाकू विमान हो गए हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया के जानकारी के अनुसार 2023 तक सभी 36 जेट्स का इंटरजेक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है। मतलब 2023 तक जो 36 जेट्स के ऑर्डर जो दिए गए थे वो सारे के सारे भारत में डिलीवर कर दिए जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि जॉन पोम्बो मुफिली को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो इन्हें जो नियुक्त किया गया है ये तंजानिया देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मुफिली ने दूसरी 5 साल कार्यकाल जो है शपथ ली। ठीक है। इससे पहले भी वो राष्ट्रपति ही थे 5 साल के लिए और अब जो दोबारा से उन्होंने ये जो है जीत लिया है चुनाव। उन्होंने 5 नवंबर 2020 को पद की शपथ ली। 28 अक्टूबर को हुए चुनावी में उन्होंने कुल मतों से 84% से मतों से उन्होंने जीत हासिल की। ठीक है। वो तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और 2015 से पद पर हैं। ठीक है। चांदीमा पार्टी के उम्मीदवार डांडू लिसिस ने दूसरा स्थान हासिल किया था। ठीक है। बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की, तो तांजिया की राजधानी जो है वो डोडामा है
और वहां की जो मुद्रा है वो तांजानिया शिलिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने सहस्त्रबद्ध ग्राहकों के लिए माइन नाम से एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, विच बैंक हैज लॉन्च द कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर इट्स मिलेनियल कस्टमर नेम्ड माइन? ठीक है, तो ये जो नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सहस्त्रबद्ध ग्राहकों के लिए एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है जो कि 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है, जिसे आईसीआईसीआई बैंक माइन कहा जाता है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक माइन भारत का पहला और अनोखा उत्पाद है जिसे बैंक ने लॉन्च किया ताकि सहस्त्रबद्ध ग्राहकों को एक मोबाइल पहल, अत्याधुनिक, व्यक्तिगत और अनुभवात्मक नेतृत्व वाले बैंकिंग अनुभव जो प्रदान किया जा सके, इसलिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौता से औपचारिक रूप से वापसी ले ली है? विच कंट्री हैज रिसेंटली फॉर्मली विथड्रॉन फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट? ठीक है, तो ये जो किया है ये यूएस ने किया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 नवंबर 2020 को आधारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौता से वापसी ले लिया है। इसके साथ ही अमेरिका अब औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश जो है बन गया है, क्योंकि 2015 में इसे अपनाया था। ठीक है, इस ग्रह के जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभाव से बचने के लिए 2015 में लैंडमार्क पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, समझौते के नियमों के अनुसार कोई देश संयुक्त राष्ट्र को वापस लेने और अपने इरादों को अधिसूचित करने के लिए पूरे वर्ष से पहले आधारिक तौर पर नहीं छोड़ सकता। ठीक है, संयुक्त अमेरिका ने 4 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र की अपनी वापसी की सूचना दी थी। ठीक है, अब जो है 4 नवंबर 2020 को, जबकि वो 1 साल पूरा हो गया है, तो उसके बाद जो उन्होंने उस समझौते से वापसी कर लिया है। ठीक है, तो बात करते हैं यूएनएफसीसी के कार्यकारी सचिव के पैट्रियस एस्पिनोसा। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो बॉन जर्मनी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म पे जानते हैं, ने आखिरकार किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या किस मैसेजिंग ऐप को देश में अपनी भुगतान सेवा और ग्रेडेड तरीकों से रोल आउट करने की अनुमति दे दी है? ठीक है, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई हैज फाइनली अलाउड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, उसका नाम क्या है, टू रोल आउट इट्स पेमेंट सर्विस इन द कंट्री इन ए ग्रेडेड मैनर। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्सएप एप्लीकेशन। ठीक है, व्हाट्सएप जो है काफी टाइम से अपना ही पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए कोशिश कर रहा था, बट एनपीसीआई से उससे जो है अप्रूवल नहीं मिल रहा था, बट अब जो है उसे अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, जैसे मैंने आपको बताया, ने आखिरकार फेसबुक के सहमति वाले मैसेज प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को देश में अपने भुगतान सेवा क्रेडिट तरीकों से रोल आउट करने की अनुमति दे दी है। जैसे कि व्हाट्सएप पे, जैसे कि अभी तक आप फोन पे या पेटीएम वगैरह यूज कर रहे हैं जिसमें आप यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं, तो अब आप जो है व्हाट्सएप के भी ऐप जो आएगा व्हाट्सएप पे, आप उससे भी यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एनपीसीआई द्वारा घोषणा संगठन द्वारा यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के उपयोग के विषय में अपने नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव करने के बाद आई है। ठीक है, यह परिवर्तन व्हाट्सएप या उसके प्रतिद्वंदियों जैसे गूगल पे और वॉल्टमार्ट के फोन पे जैसे एकल तीसरे पक्ष पर एक सीमा रखता है, जहां वो केवल समग्र यूपीआई लेन देन संस्करणों को 30% संभाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एनपीसीआई ने इस लॉन्च के साथ साथ, यानी कि एनपीसीआई ने जब व्हाट्सएप पे को ये दिया कि हाँ ठीक है भाई, आप भी ऐप पे अपना पेमेंट निकाल सकते हो, उसके बाद उसने सारे पेमेंट्स ऐप को एक लिमिटेशन दी है कि आप एक लिमिटेड तारीख तक ही यूजर को अलाउ करोगे यूपीआई लेन देन करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं दिलीप आजबे। भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुई थी सन 2008 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरों से लड़ने के लिए और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल शुरू किया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन has launched an initiative named as Plastic Lao Mask Le Jao to fight against the menace of plastic waste and contain the spread of COVID-19 और कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये जो है ये उत्तराखंड के एमडीसी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो डिटेल्स देख लीजिए पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम यानी कि डीएमसी ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए
प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम की एक पहल शुरू किया है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसने प्लास्टिक कचरे के बदले में 5000 फेस मास्क वितरित किए गए। ठीक है, देहरादून के नगर आयुक्त थे विनय शंकर पांडे, जो अपने घर से प्लास्टिक कचरे लाना और फेस मास्क प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करते थे और मास्क का महत्व भी बताते थे। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, जहां पे आपको प्लास्टिक के बोतल्स या प्लास्टिक के कोई भी चीज इक्विपमेंट्स लाने हैं और आप वहां से जो है फ्री मास्क लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, अब बात हुई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की और डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून। ठीक है, मुख्यमंत्री है यहाँ के त्रिवेंद्र रावत, राज्यपाल है यहाँ के बेबी रानी मौर्य। ठीक है, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 5, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 3 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 71। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित है। प्रमुख बांधों की बात करें तो टिहरी बांध जो कि भागीरथ नदी पर स्थित है, जो कि हम सब जानते हैं बहुत ही फेमस बांध है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी के अध्यक्ष का क्या नाम है, जिसको जो है सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन यानी कि आईडीएफ के बोर्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इनका जो नाम है यह है दिलीप राथ। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी के अध्यक्ष दिलीप राथ को सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन के बोर्ड के रूप में चुना गया है। ठीक है, वो भारतीय राष्ट्र समिति के सदस्य सचिव और डेयरी नीति और अर्थशास्त्र पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में आईडीएफ के साथ पिछले 10 साल से जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, दिलीप राथ ने आईडीएफ और खाद्य और कृषि संगठन के बीच अक्टूबर 2016 में रॉटरडैम और आईडीएफ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन में डेयरी घोषणा पर हस्ताक्षर करने का महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, भारत दुनिया के दुग्ध उत्पाद देशों में पहला स्थान है और दुनिया में सबसे बड़ी गोजादिया आबादी है। ठीक है, तो जो भारत है वो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि अगर देखें तो डेयरी के जो या दूध के जो अगर उत्पादों की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आता है दूध उत्पादन करने में, और उनके जो अध्यक्ष के रूप में जो है दिलीप राथ को चुना गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन का स्थापना हुई थी सन 1903 को और इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल। इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।